Good morning, students. I'm your EVS teacher. Today I'm going to teach you EVS again. Today we are continuing with the same chapter from the last video. In last video, we started our second chapter of EVS, that is food and health. In last video, we discussed on the different types of food that are spoiled, and we discussed on the food poisoning and food spoilage and preservation of food we discussed, and the different techniques to preserve the food: drying, salting, pasteurization, refrigeration, freezing, canning. These different food wastage, these different canning, these techniques we already discussed, and फूड वेस्टेज भी हमने डिस्कस किया. बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं अनप्लान्ड, उनमें बहुत सारा फूड वेस्ट होता है, वो भी हमने डिस्कस किया. तो फूड डिस्कशन के बाद हम आ गए थे कि जो फूड वेस्ट हो जाता है, जो बहुत ही इजीली प्रोग्राम्स में वेस्ट हो रहा है. घर में अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले गए, उसका यूज़ नहीं हुआ और वो घर से वेस्ट हो गया, तो जितनी आसानी से हम वेस्ट कर देते हैं उसको, जबकि हमें इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो फूड प्रोडक्शन बनता कितनी स्टेप्स में है, कितनी मुश्किल से वो बनता है और हम इतनी आसानी से उसको वेस्ट कर देते हैं. तो वो हमें समझने के लिए उसकी प्रोसेस देखनी होगी. डू यू नो हाउ डिफिकल्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड? आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट है फूड प्रोडक्शन करना? फूड प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ मैनी पीपल्स. फूड प्रोडक्शन एक जॉइंट एफर्ट होते हैं, उसमें कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे पीपल्स के एफर्ट्स लगे हुए होते हैं. उसमें फार्मर्स हार्ड वर्क करते हैं फार्म्स में और फूड को ग्रो कराते हैं, और उसमें कितने और भी पीपल्स लगे रहते हैं जिनको लेबर करना पड़ता है वहाँ पर, और डिफरेंट स्टेजेस में फूड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है पैडी का. पैडी मीन्स राइस. तो राइस का प्रोडक्शन कितनी स्टेप्स में होता है वो देखिए. फर्स्ट स्टेप में फार्म की टिलिंग की जाती है. टिलिंग मीन्स टर्निंग ऑफ द सॉइल. ये इसके थ्रू, प्लाव के थ्रू क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं. नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर की सॉइल नीचे हो जाती है, जिससे उसमें अच्छे प्रोडक्शन हो. पहली स्टेप ये होती है, पूरे फार्म्स में करना होता है. सेकंड, इरिगेटिंग. उसमें वाटर देना होता है, उसका इरिगेशन करना होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए, जिससे हमारी क्रॉप अच्छी हो. रेजिंग सीड बीड्स. जो सीड होते हैं उन सीड्स को जर्मिनेट करना पड़ता है, पहले रेजिंग करनी पड़ती है. मीन्स जो सीड्स उनको लगाते हैं उनको अलग कंडीशन दी जाती है जिससे उनमें से नया प्लांट निकलने लगे सीड्स में से. उनको बोलते हैं सीड बीड्स. ओके. फिर इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? फार्म में ट्रांसफर किया जाता है. जब देख रहे होंगे एक एक प्लांट को फार्म में लगाया जाता है, इतने सारे लोग, इतने सारे पीपल्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसे लाइन से रो में उनको अरेंज करके सॉइल में लगाते जाते हैं, जिनमें वाटर भी फिल होता है. बीडिंग की जाती है. बीडिंग मीन्स जो अदर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे हमने पैडी का फार्म है और कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो होगा जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो उनको हैंड पिकिंग के थ्रू उनको वहाँ से हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं बीडिंग. फिर क्या करना पड़ता है? मैन्योरिंग करनी पड़ती है. मैन्योरिंग मीन्स में फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, मैन्योर डालना होता है जिससे हमारी क्रॉप अच्छी हो. देन अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स. फिर हमको उसमें पेस्टिसाइड्स डालना होता है. पेस्टिसाइड्स मीन्स ऐसे केमिकल्स या मेडिसिन जो हमारी क्रॉप को इंसेक्ट्स खाते हैं, उन इंसेक्ट्स को किल करने के लिए. जो पेस्ट इंसेक्ट जो हमारे क्रॉप को खाते हैं उनको किल करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. देन फिर रीपिंग की जाती है, मीन्स उनको कट किया जाता है. हार्वेस्टिंग की जाती है उनको कट करके उनसे ग्रेन्स निकाले जाते हैं. तो इतनी 9 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, तब हमें क्या मिलता है? राइस मिलता है. फिर उसकी कुकिंग होती है, कुकिंग करने के बाद फिर हमको मिलता है और हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. ओके. तो फूड वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए. What kind of farming method have evolved the recent year? Now these days or in these year, कुछ नई मेथड्स इवॉल्व हुई हैं जिनका यूज किसके लिए किया जाता है? फार्मिंग के लिए किया जाता है. बेसिकल टू टाइप्स की होती हैं. एक तो जहाँ पर जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर चल रही हैं,
कौन सी वाली? जिनमें केमिकल्स मैन्योर यूज किए जाते हैं, जिनमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, वो वाली क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, इसमें केमिकल्स नहीं डालते, ना ही पेस्टिसाइड डालते इंसेक्ट को किल करने के लिए। ये नेचुरली उनकी ग्रो कराई जाती है। उसमें बायो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? बायो फर्टिलाइजर। में केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते, बायो फर्टिलाइजर डालते हैं। जैसे काऊ डंग डालते हैं, बायोगैस से जो वेस्ट निकलता है उसको डालते हैं, घर से जो हमारी वेजिटेबल पील्स वगैरह ये सब निकलती हैं किचन से, वो सब डाला जाता है। इन सबको पहले क्या की जाती है, इनको डिकेइंग की जाती है, इनको सड़ाया जाता है। फिर उसके बाद कहाँ डाला जाता है? फील्ड में, फार्म में डाला जाता है। तो उससे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। वो फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, द फूड ग्रोन बाय अप्लाइंग केमिकल, मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। मैन्योर और केमिकल पेस्टिसाइड डालने से जो मिलता है वो मोर हार्मफुल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? हार्मफुल होता है देन गुड टू आवर बॉडी व्हेन कंज्यूम। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वो गुड के कंपैरिजन में वो तो बहुत ही बैड होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। बिसाइड द लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म तक अगर इनको यूज़ किया जाए तो ये पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। पूरे एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम तक इनको यूज़ किया जाता है तो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? इसमें फूड प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल वे से। कैसे किया जाता है? नेचुरली। इसमें बायो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते। एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्निक्स, उसमें इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की लीव्स, जैसे नीम की लीव्स हैं, तो उनसे वो क्या करती हैं? पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इस टाइप के पेस्ट कंट्रोल किए जाते हैं, नेचुरल, केमिकल नहीं किए जाते। ऑर्गेनिक फूड इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल। जो ऑर्गेनिक फूड हमें जो मिलते हैं या मार्केट में लेने जाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में कम होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ये हेल्दी होता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई हार्म नहीं होते इसके कंपैरिजन में, केमिकल्स की कंपैरिजन में। तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। देन आर द फार्मर्स हु प्रोड्यूस फॉर अस गेटिंग सफिशिएंट इनकम। और जो फार्मर्स हैं जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए, हु प्रोड्यूस फूड फॉर अस गेटिंग सफिशिएंट इनकम, उनकी अच्छी खासी इनकम होती है क्या? नो, उनकी सफिशिएंट इनकम नहीं होती। द इनकम ऑफ द फार्मर्स इज declining डे बाय डे बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है डे बाय डे। क्यों हो रही है? वाई? बिकॉज आवर फूड सिक्योरिटी इज एट स्टेक। जो फूड, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो किस पर है? एक स्टेक पर लगी हुई है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो सम फार्मर्स आर एडप्टिंग, मीन्स कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, तो कभी बारिश नहीं हुई तो लॉस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। सो सम फार्मर्स आर एडप्टिंग, इसलिए कुछ फार्मर्स क्या एडप्ट करते हैं? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब जो करने लगे हैं बहुत सारे फार्मर्स, क्या करने लगे हैं? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज़ करने लगे हैं, जिसमें वो क्रॉप प्रोडक्शन तो करते ही हैं, उसके साथ में एनिमल्स को भी, एनिमल से मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं, हनी बी से हनी प्रोडक्शन कराते हैं, फिश कल्चर कराते हैं, है ना, और मशरूम्स ग्रो कराते हैं जिनके मार्केट में एज अ वेजिटेबल बेचा जाता है, विच प्रोवाइड ईयर राउंड इनकम टू देम। तो इन सभी को करने से क्या होता है? पूरे ईयर इनसे एक राउंड इनकम बन जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन एक राउंड इनकम बन जाती है। मोर फूड प्रोडक्शन फॉर आवर कंट्री, दिस सिस्टम imitates the nature principle, मीन्स जो ये जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये किसका कॉपी है? किसके जैसा होता है? ये नेचर प्रिंसिपल जो है, मीन्स जो नेचुरली जो क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं ये उन्हीं के बेस पर काम करता है, उन्हीं के जैसा होता है, जहाँ पर क्रॉप के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इन सभी को ग्रो कराया जाता है। दीज आर कंबाइंड सच अ वे, और ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं,
ये एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। एनिमल्स प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट एनिमल्स को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इनसे जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल कर देते हैं, है ना, तो जो दूसरे के काम आ जाता है। तो जो सो दैट द होल फार्म प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज, जिससे होल जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर पिक्चर दिख रही होगी दिस। ओके, तो यहाँ पर एक फैमिली दिखाई हुई, एक फार्मर फैमिली। ये कैसे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स ये क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, और ऐसे ही एनिमल्स से भी ये बाय प्रोडक्ट्स लेते हैं। एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, एग मिलते हैं हैन से, एंड हनी बीज से भी हनी मिलता है। मशरूम कल्चर कराते हैं तो उससे मशरूम्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स ग्रो कराते हैं, साथ में फ्लावर्स की फार्मिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। तो ये इतने सारे प्रोडक्शन एक साथ कराते हैं, तब उनको कुछ हेल्प मिलती है। तो यहाँ से इनको फूड भी खुद से मिल जाता है, इनको मार्केट से नहीं लेना होता, मार्केट से परचेस नहीं करना होता, तो खुद का फूड मिल जाता है और वो फिट होता है। हम खुद उसको प्रोडक्शन करा रहे हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर में ऐड नहीं करेंगे। एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, जैसे काऊ से काऊ डंग मिलेगा, यूरिन मिलेगा उनका, बफेलो से बफेलो डंग मिलेगा। तो इन सब का जो फीसेस होता है, जो डंग होता है, वो इन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किसका काम करता है? एज अ फर्टिलाइजर। उनके काऊ डंग को आप कहाँ डाल दो? फार्म्स में, तो उससे हमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ओके, और ये भी इनको हेल्प करते हैं। जैसे कि ये फ्लावर्स की पर कल्चर हो रहे हैं, फ्लावर के साथ में प्लांट भी ग्रो हो रहा है। तो जो फ्लावर देने के बाद जो वेस्ट बचता है, जो प्लांट्स बचते हैं, ये उनको एज अ फूड ले लेते हैं, तो इनको फूड मिल जाता है इससे। एंड एनिमल का जो वेस्ट होता है काऊ डंग, उससे बायोगैस भी बनती है। एक बायोगैस डाइजेस्टर होता है जिसमें काऊ डंग एंड वाटर मिक्स करते हैं, और उसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मर फैमिली को कुकिंग के लिए फ्यूल भी मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई हार्म नहीं होते उसके। अब यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो यहाँ पर इसके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, इससे जो वेस्ट निकलता है वो एज अ न्यूट्रिएंट काम करता है। किसके लिए? पॉन्ड्स में रहने वाले एनिमल्स के लिए, लाइक फिशेस। ओके, और जो फिश का जो वेस्ट होता है वो हम इसमें बायोडाइजेस्टर में डाल सकते हैं, तो ये फ्यूल बनाएगा। तो ये यहाँ भी यूज़ हो रहा है, और इससे जो निकल रहा है वो वापस एज अ फूड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम फार्म्स में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा वो हमारी। और जो ग्रेन्स हैं इनको भी खिला सकते हैं, तो इनको एज अ फूड भी काम करेगा। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ऐसे ये सभी क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और इसकी जो एक राउंड इनकम बनती है इन सबको मिलाकर एक फार्मर की, वो एक थोड़ी ठीक होती है। ओके, एंड फार्मर्स टिल द सॉइल। जब फार्मर्स सॉइल को टिलिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं सॉइल की, सॉ सीड्स लगाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं उसको, क्रॉप को, एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ? मार्केट तक। एंड जो मर्चेंट होते हैं, जो मार्केट में लेते हैं उनसे, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको मार्केट से शॉप तक। एंड और फिर हम शॉप से हम उस मटेरियल को हम खुद ही परचेज करते हैं, एंड टेक देम टू, और उसे हम कहाँ लेकर आते हैं? अपने घर लेकर आते हैं। तो जो फूड हमारे पास से चला था वही घूमकर कहाँ आ जाता है? हमारे पास आ जाता है। बट कुछ और जगह से भी आया होगा। तो क्या जो मार्केट से हम लेकर आ रहे हैं, हमने जो खुद ग्रो किया है उसका तो हमें पता है वो गुड क्वालिटी का फूड है, बट जो मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं वो गुड है या नहीं है, गुड क्वालिटी का? जैसे कि हम मिल्क लेकर आते हैं मार्केट से, एक हमने मिल्क लिया, एक गिलास मिल्क लिया, क्या वो गुड है? इसकी कोई सेफ्टी की कोई गारंटी है? द ग्लास ऑफ मिल्क मे नॉट बी सेफ। अगर ये कहा जाए कि भाई ये सेफ नहीं हो सकता, वाई? इट मे बी सिंथेटिक मिल्क। मीन्स मार्केट से हमें सिंथेटिक मिल्क भी मिल सकता है। सिंथेटिक मिल्क मीन्स आर्टिफिशियली बनाया हुआ। ये काऊ और बफेलो और गोट से नहीं मिलता, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, सिंथेटिक किया जाता है, इसको सिंथेसिस किया जाता है। इसका कैसे बनता है? अगर कास्टिक सोडा, यूरिया एंड चीप रिफाइंड ऑयल ले लें, चीप
एंड डिटर्जेंट्स, इन सबको मिक्स कर दें तो इन सबको मिक्स करके भी क्या बनाया जाता है, अलग अलग रेशो में मिल्क बनाया जाता है। और ये मिल्क मार्केट में आता है और मार्केट से हम ले लेते हैं और ये केमिकल्स के बने हुए हैं तो वो हमको साइड इफेक्ट करता है। तो यह कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमको हार्म पहुंचाते हैं। जबकि हम हमारे घर पर अगर काऊ है और उसका मिल्क हम ले रहे हैं तो हम उसमें श्योर हैं कि ये प्योर मिल्क है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सम ग्रीडी ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो अपने लालच के लिए क्या करते हैं, फूड को कंटामिनेट करते हैं। कंटामिनेट मीन्स उसमें क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल या चीप मटेरियल्स ऐड कर देते हैं। सपोज जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, घी की बात कर रहे हैं, तो घी में क्या करते हैं, वो वनस्पति ऐड कर देते हैं। वनस्पति आता है आपका 80 रुपीज़ के जी और घी आता है आपका 500 और 600 पर के जी। और इसको अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो ये कम रेट का ये वनस्पति उसमें ऐड करके उसको घी की रेट में, घी की प्राइस में उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो वो अपना कुछ मनी बनाने के लिए, ज़्यादा अर्न करने के लिए ऐसा करते हैं। और उससे क्या होता है कि ये हमारी लाइफ के साथ क्या होता है, हमारी लाइफ का इसमें लॉस हो सकता है, हमें कुछ हार्म हो सकता है। तो द कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल विद लो क्वालिटी, उसमें लो क्वालिटी की चीज़ें में ऐड की जाती हैं, थिंग्स ऐड की जाती हैं, चीप एंड टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। सो द कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल विद लो क्वालिटी, चीप एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। उसमें चीप क्वालिटी के और टॉक्सिक सब्सटेंस को ऐड करने की जो कंटामिनेशन होता है, जो वे है, उसको फूड एडल्ट्रेशन कहा जाता है। व्हाट वी कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। ओके, सो द सब्सटेंस विच डिग्रेड्स, तो जो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, फूड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, कम कर देते हैं, फूड मटेरियल, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट। अगर इनको फूड में मिला दिया जाए तो फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है। एंड जो सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट। ओके, सम कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स आर, कुछ कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल, चिली पाउडर में क्या ऐड किया जाता है, ब्रिक पाउडर ऐड किया जाता है। और फ्लोर में क्या मिक्स किया जाता है, चॉक पाउडर। घी में क्या ऐड किया जाता है, वनस्पति। एंड पीपर यानी कि काली मिर्च में क्या ऐड किया जाता है, पपाया सीड्स, वो एक जैसे होते हैं। तो उसमें कुछ परसेंटेज वो ऐड कर देते हैं और ज़्यादा बेनिफिट वो कमाते हैं। ओके, some of bad practices adopted by a few people by are very harmful to our health are, तो ये फूड एडल्ट्रेशन था। कुछ बैड प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कुछ बैड तरीके जो होते हैं जिनको एडप्ट करके कुछ लोग, कुछ फ्यू पीपल्स हार्म, हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स लाइक एप्पल, जैसे एप्पल होता है, एप्पल को शाइनिंग दिखाने के लिए, फ्रेश दिखाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, मोल्टन बैग्स में डिप किया जाता है, उस पर बैग्स लगाई जाती है जिससे वो शाइनिंग करता है और बहुत जल्दी स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता है और फ्रेश दिखता है। जबकि वो उस एप्पल को जब हम खाएंगे तो हमें वो हार्म कर सकता है। केमिकल आर यूज्ड टू राइपन द फ्रूट्स, और फ्रूट्स को राइप करने के लिए, पकाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियली। एंड दिस इज ऑल्सो कॉज हार्म टू अवर हेल्थ, ये खुद हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल, क्योंकि उन केमिकल्स से राइपन हुए हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियली स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। स्वीटनर्स मीन मीठे करने वाले फ्रूट्स को आर्टिफिशियली उनमें इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन से। हार्मफुल कलर्स डाले जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, उसको रेड दिखाने के लिए उसके अंदर कलर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से। एडिटिव्स आर यूज्ड टू मेक फूड आइटम्स लुक अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, उसको अट्रैक्टिव देखने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए ये सब करते हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं हमको क्या पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। ओके, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल वी यूज एंड ईट। तो हमें इन सभी फूड मटेरियल्स के लिए क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, गुड क्वालिटी का फूड लेना चाहिए, क्वालिटी को ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व द एक्सपायरी डेट ऑल्सो बिफोर बाइंग, जब भी आप कोई फूड मटेरियल ले रहे हैं तो लेने से पहले, बिफोर बाइंग, हमें उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। ओके, तो it is, I think, enough for today. We are continue from tomorrow. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। If you have any doubt,
यू कैन आस्क। गुड लक।